नमस्ते क्लास। हम लोग पिछला चैप्टर जो है उसको समाप्त कर चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मुगल्स कौन थे और उनकी क्या क्या मान्यताएं थी, वो लोग किस किस चीज़ों में मान्यताएं रखते थे और उनके शासनकाल कैसे चले। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े हम लोग इस चैप्टर में कि जैसे कि मुगल्स के जितने भी एम्परर्स थे कि उनके सभी एम्परर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, किसके शासनकाल में कौन कौन से और समस्याएं आई और किस तरीके से उन लोगों ने अपने राज्यों में व्यापार बढ़ाने के लिए और किस तरीके से व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्लस कंपनी कंपनी को साथ में लेकर के चलने के लिए क्या क्या उन लोगों ने किया। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग का टॉपिक था कि मनसबदार क्या थे, जब्त क्या थे। मनसबदार मतलब कि वैसे लोग जो कि कंपनी से जा कर के मिल जाते थे, कंपनी से जा कर के मिल जाते थे कि जिसके कारण उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता था, उनका रैंक बढ़ जाता था। और आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि रैंक के अनुसार ही उन लोगों की सैलरी डिसाइड होती थी। ठीक है। तो इन ऐसे लोगों को मनसबदार कहा जाता था और मनसबदार के नीचे जस्ट उनके नीचे काम करने के लिए जमींदार को रखे जाते थे। ठीक है। जमींदार को रखे जाते थे, जिनका जमींदार का प्रमुख कार्य होता था कि वो लोग अपने इलाके में सारे टैक्सेस को वसूल करते थे और टैक्सेस को वसूल करने के बाद वो एक तरह का जितना भी टैक्स वसूल करने का प्रोसेस जो होता था उसको जब्त कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कि टैक्स वसूल करने का प्रोसेस बहुत अलग अलग तरीके से होता था। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास उसका ज़मीन है खुद का, तो उसका टैक्स अलग दिया जाता था। और किसी व्यक्ति के पास अगर उसका ज़मीन नहीं है, अगर वो रेंट पे लेकर के फसल उगा रहा है, खेती कर रहा है, तो उसका टैक्स अलग लिया जाता था। उसके उसको मतलब कि रेवेन्यू देने के तरीके जो थे वो अलग थे। ठीक है। तो सारे प्रोसेस को मिला करके मतलब कि जो भी जमींदार जो होते थे टैक्स वसूल करते थे उसको जब्त कहा जाता था। ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने इस टॉपिक से इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को देखा और हम लोग का चैप्टर जो 4 था उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर 5 को देखेंगे। देखिए, जब सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि चैप्टर 5 जो है वो उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि चैप्टर 5 में सिर्फ और सिर्फ बताए गए हैं कि राजा और उनके मतलब कि जो उनके द्वारा जो बनाया गया महल था, उनके द्वारा जो बनाए गए मंदिरें थी, प्लेसेस थे, उनके जो जित मतलब कह लीजिए कि जो बिल्डिंग्स बनवाए गए थे उनके बारे में ही पढ़ना है। और बिल्डिंग की संरचनाओं के बारे में पढ़ना है कि कैसे बिल्डिंग्स बनाने में क्या क्या मतलब परेशानियां होती थी, क्या कैसे कैसे उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें अपनाई बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से होता था। तो देखिए, चैप्टर का नाम हम लोग पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर्स का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स से ही हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि राजा प्लस उनके द्वारा जो बनाए गए जितने भी बिल्डिंग्स थे। अब राजा बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि मंदिर बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे और वो अपना महल बनवाते थे। महल के साथ साथ मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि राजा जो है वो मतलब अपनी महल बनवाते थे और महल बनवाने के पीछे क्या कारण होते थे। ठीक है। और मंदिर को बहुत बड़ा मंदिर बनवाने के पीछे भी क्या कारण होते थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आपकी किताब में आपने किताब में देखिएगा फिगर नंबर फर्स्ट। फिगर नंबर फर्स्ट में देखिएगा तो आपको एक कुतुब मीनार का फोटो मिलेगा। कुतुब मीनार का आप उसमें देख सकते हैं फोटो, जो कि जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको बनवाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको 1199 ईस्वी में बनवाए थे। और इसमें प्रमुख तरह के इंक्रिप्शंस यूज हुए थे मतलब कि देखिएगा कि बालकनी के नीचे इस पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। तो इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए उसमें जो क्या है कि अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस यूज किया गया है। अफगान लैंग्वेज को यूज किया गया है। ठीक है। और उसी लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल हो पाता था उसमें। जैसे कि वहाँ पे देखेंगे जहाँ उसके बालकनी के जैसे कुतुब मीनार का जो बालकनी है उसके जस्ट नीचे उसको इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया है। और उस इंस्क्रिप्शंस को लिखने में उस समय के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय सारे टेक्निक अवेलेबल नहीं थे, मतलब कि लिखने का बहुत ज़्यादा जरिया अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफें होती थी। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि अ, जो कुतुब मीनार का पहला फ्लोर था उन्होंने उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुछ कुतुब
और उसके बाद जो कुतुब मीनार का सेकंड फ्लोर हुआ उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में क्या बनाया, इल्तुतमिश ने उसके सेकंड फ्लोर को बनाया, ठीक है। और बाकी के भी फ्लोर्स को इल्तुतमिश ने ही बनवाया। और कभी कभी भूकंप आ जाने की वजह से, अगर ये जो बिल्डिंग्स था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो भूकंप आ जाने की वजह से इसमें कुछ कुछ समस्याएं आती थी, ठीक है। तो इस समस्याओं को मतलब जितने भी इसमें मरम्मत के जो कार्य होते थे, तो उसके बाद के जितने भी एम्परर्स हुए, जितने भी उसके बाद के राजा आए गए उसमें, तो पहले इन सारी चीज़ों पे काम करवाया, उन पे कुतुब मीनार पे उन लोगों ने काम करवाया, उसको मरम्मत करवाया और उसको अच्छे से रखा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि मतलब कि बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उन लोगों को बनवाने में, कि कैसे वो लोग मतलब कि कम समय कम मतलब टेक्निक होते हुए भी, मतलब आज की तुलना हम लोग कर लें उस समय से, तो मतलब कि उस समय बहुत ही कम टेक्निक्स होते थे। जैसे आजकल मशीन अवेलेबल है कहीं दीवारों पे कुछ लिखवाने के, इंस्क्रिप्शन कुछ लिखवाने के लिए, कोई फोटो पेस्ट करवाने के लिए, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन फिर भी कम साधनों के साथ भी उन लोगों ने क्या किया कि मतलब उस पर अपना कारीगरी दिखाई, मतलब तो एक इस काम को परफॉर्म करने के लिए एक महान कलाकार की जरूरत पड़ती थी, जिससे कि मतलब एक मतलब अद्भुत कला का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो वो लोग ऐसे करते थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगते थे और काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स भी लगते थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक है, अगला है कि आठवीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी में दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए। मतलब कि जो भी सम्राट हुए 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर को बनाया गया। पहला राजा के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता था, और दूसरा उनके राज्य में जो जितने भी लोग रहने वाले थे उनके लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता था। यानी कि पहला राजा के लिए और दूसरा पब्लिक के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता था। राजा के लिए स्ट्रक्चर बनवाने में क्या थे, राजा अपने लिए क्या क्या बनवाते थे, जैसे राजा अपने लिए बनवाते थे महल, महल के साथ गार्डन बनवाते थे, मंदिरों को बनवाते थे, ठीक है। और जिसमें उनका विराम स्थान हो सके वो बनाते थे, गेस्ट हाउस बनवाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो राजा बनवाते थे, ठीक है। और अपने कभी कभी मतलब कि अपने उपलक्ष्य में उनको जो 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 चीज़ें अच्छी लगती थी वो चीज़ें को भी उन लोग वो बनाते थे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि जो पब्लिक के लिए बनवाया जाता था वो क्या था। पब्लिक के लिए बनवाया जाता था कि जैसे कि मार्केट बनवाया जाता था, मंदिर बनवाए जाते थे, मस्जिद बनवाए जाते थे, और मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ों का निर्माण किया जाता था जिससे कि जिसमें कि पब्लिक इंजॉय कर सके, उसमें थोड़ा सा उसको इन्वॉल्वेशन मिल सके, वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे उसमें। और इसी तरीके से मतलब कि दो चीज़ों का दो तरह से स्ट्रक्चर बनाए गए थे 8 शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। पहला स्ट्रक्चर था किंग का स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे महल बनाए जाते थे, और जो भी राजा की सुविधा के लिए चीज़ें होती थी उसको बनाया जाता था। दूसरा था कि पब्लिक स्ट्रक्चर। पब्लिक स्ट्रक्चर में क्या बनाया जाता था कि जो पब्लिक से संबंधित, जिसमें पब्लिक थोड़ा सा इन्वॉल्व रह सके, जिसमें थोड़ा सा व्यस्त रह सके, वैसी चीज़ों को बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनवाई जाती थी। इसी क्रम में देखिए कि अगला टॉपिक है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, सुपर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्या है कि मतलब कि अब देखिए उस समय की बहुत कम ही इंजीनियर होने के साथ साथ कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा तरह से मतलब कि जितने भी मोनूमेंट्स थे, जितने भी महल थे, उसको बनाया गया था। कहने का मतलब है कि आज भी हम उन सारे महलों को देखते हैं, आज भी उन सारे हम कलाकृतियों को देखते हैं, तो हम मतलब आश्चर्य रह जाते हैं कि इतनी अच्छी कलाकृतियाँ, इतनी अच्छी महल उस समय कैसे बनाए गए होंगे। तो ज़रूर ना ज़रूर उस समय का मतलब कि जो भी इंजीनियर्स रहे होंगे वो उस पर काफ़ी मेहनत किए होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो किए होंगे, टेक्निक्स को अप्लाई किए होंगे, तभी वो बन पाए होंगे। जैसे कि आपकी किताब में एक मंदिर के बारे में इसी टॉपिक में बताया गया है, जो कि मंदिर की जो कि मंदिर का जो भवन है वो काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो अब आप इस समय से उसको अज्यूम कर सकते हैं कि आजकल अगर हम लोग कोई भी लंबा या फिर कोई भी बड़ा भवन बनवाते हैं, तो उसमें हम लोग क्रेन की सहायता लेकर के उसको बनाते हैं। क्रेन अगर हमारे पास होता है तो उसको हम लोग हेल्प लेकर के उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्या करता है कि क्रेन जो है वो ज़मीन से पत्थर को उठाता है और उस पर ऊपर रखता है, या फिर जितनी भी जितने भी जिस तरीके से भी हेल्प होती हैं उस तरीके से क्रेन से उससे परफॉर्म करवाया जाता है। लेकिन उस समय ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, उस समय ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय क्या किया जाता था कि पहले सुपर स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, ठीक है।
पहले क्या किया जाता था, महल बनाने से पहले सुपर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता था कि जो भूमि होती थी, भूमि से ऊपर का जो जमीन बनाया जाता था, जैसे ऐसे करके जो जमीन, जैसे गेट नुमा अगर कोई आकार बनवाया जाता था तो उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता था। या फिर पहले से बनाया बनाया हुआ, पहले से बना बनाया हुआ कि एक नक्शा टाइप का, कि इस तरीके से पहले इसको परफॉर्म कर लिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई महल बनाना है तो उसमें एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो, वैसे कि उसमें जाने के लिए रास्ता तैयार हो, और उसके बाद से उसके ऊपर की बिल्डिंग्स को बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि ऊपर के भवन को बनाना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान होता था। और ऊपर की टीलाओं को रखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ऊपर की और भी ज़्यादा भवन को लंबा बनाने के लिए क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि एक ढलाव टाइप का बनाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक भवन है, ये एक ऊपर का भवन है, तो ये अभी अभी एक छोटा है, मतलब इस पे अभी यहाँ समतल है, तो इसके ऊपर और बनाना है। तो इसके ऊपर बनवाने के लिए क्या करते थे कि वो लोग एक तरह का एक ढलाव रास्ता बनाते थे, यहाँ से एक तरह का ढलाव रास्ता बनाते थे, और इसी ढलाव रास्ते के माध्यम से क्या करते थे कि वो लोग पत्थरों को ऊपर रखते थे, और फिर से उसको सीमेंटेड या फिर जो भी चीज़ें होती थी उसको मजबूती का रूप देते थे, और बना करके उसको एकदम सीधा खड़ा कर देते थे। और जैसे ही ये एक मतलब भवन का रूप ले लेता था, जैसे कि उन लोग का सुपर स्ट्रक्चर्स का रूप ले लेता था, तो ये जितना भी ये जो रास्ता बनाया गया था पत्थरों को ऊपर डालने के लिए, इस रास्ते को वो लोग तोड़ देते थे। ठीक है, तो इस रास्ते को तोड़ने के बाद वहाँ पे मतलब बहुत सारी जो लोग उस समय बहुत सारे क्या होते थे कि मजदूर काम करने के लिए बुलाए जाते थे। तो मजदूरों को बुलाने के साथ साथ मतलब कि वहाँ पे रहने का, उस जगह के पास रहने का ही उन लोगों को बनवाया जाता था। अब देखिए कि हम लोग 12th सेंचुरी के बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस के बारे में, मंदिरों के बारे में। एक मंदिर बताया गया है जिसमें कि एक शिव जी का मंदिर के बारे में बताया गया है कि उसमें किस किस तरह की कलाकृतियों का यूज हुआ। तो बेसिकली आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे थोड़ा सा तो हम आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में इस टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। फिर भी हम थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं। ठीक है, उसमें है कि आपको दिक्कत हो सकती है कुछ कुछ शब्दों में, जिसको हम आपको समझा देते हैं। पहला है कि महामंडप क्या होता है। महामंडप का मतलब ये हो गया कि उस मंदिर में महामंडप के शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो एक तरह का हॉल है। महामंडप एक तरह का हॉल है जहाँ पे कि शिव नृत्य परफॉर्म किए जाते थे, जहाँ पे मतलब कि कल्चरल नृत्य परफॉर्म किए जाते थे उस समय मंदिर में, और जहाँ जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थोड़ा आनंद मिल सके, लोग थोड़ा सा उसका लुत्फ उठा सकें और मतलब अपनी जीविका को आगे चला सकें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था कि मतलब कि शिव मंडप वहाँ पे महामंडप बनाया जाता था। महामंडप का मतलब है कि एक ऐसा हॉल, मतलब कि एक ऐसा हॉल जहाँ पे मतलब कि नृत्य परफॉर्म किया जाता था, शिव नृत्य परफॉर्म किया जाता था, मतलब ठीक है, शिव डांस परफॉर्म किया जाता था। इसके लिए वहाँ पे मतलब कि उसको महामंडप कहा जाता था। और दूसरा शब्द आ सकता है आपको समस्या में, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था कि जो मतलब मान लीजिए कि ये शिव की टेम्पल है, तो शिव का जो जहाँ पे प्रमुख रूप से जहाँ पे मूर्ति रखी गई है, उसी हॉल को क्या कहते थे कि गर्भगृह कहते थे। ठीक है, गर्भगृह का मतलब होता था कि जिस भी भगवान का टेम्पल है, उस टेम्पल में जो जिस हॉल में उनका प्रमुख मूर्ति रखा गया है उसी को गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग कि मतलब एक राजा राजेश्वर हैं जो कि मतलब तंजौर के राजा हैं, और उन्होंने मतलब कि उन लोगों ने क्या किया है कि अ, उन उनके जो भगवान थे उन्हीं के नाम पे मतलब कि राजा राजेश्वरम उनके भगवान हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम पे अपना नाम रख लिए थे। ठीक है, ऐसा पहले मान्यताएं होती थी। आजकल भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है, जैसे कि देखिए भगवान के नाम पे उनका नाम रखा जाता है। जैसे लड़कियों के नाम में पार्वती, सीता, इस टाइप का। लड़कों के नाम में गणेश, शिव, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। ऐसी नाम रखने के पीछे मान्यताएं हैं उसी समय से, कि इसमें भी बताया गया है कि राजा राजेश्वरम भी भगवान के नाम पे अपना नाम क्यों रखे थे। तो ऐसी मान्यताएं मानी जाती हैं कि भगवान के नाम पे नाम रखने से क्या होता है कि कुछ लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि वो लोग ज़्यादा अच्छा से अपने जीवन को जी सकते हैं। उनका जो जीवन का जीने का मतलब उम्र होगा वो बढ़ जाता है, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, मतलब कि ऐसी मान्यताएं हैं।
इसीलिए लोग क्या करते हैं कि मतलब भगवान के नाम पे अपना नाम रखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के नाम पे नाम रखते हैं जिससे कि मतलब शुभ हो, उनकी चीज़ों में मतलब कि वो सारी चीज़ें शुभ हो। ठीक है, तो इसी तरह से था इंक्लाइंड पाथ कहते थे उसको, जो हम लोग अभी आपको बताए हैं कि एक मंदिर के ऊपर रखा जाता था और इस पे चढ़ाने के लिए इंक्लाइंड पाथ बनाया जाता था। इंक्लाइंड पाथ के द्वारा ही मतलब उस पे पत्थरों को डाले जाते थे। ठीक है, अब उसमें मंदिर को बनाने के लिए लाइम स्टोन सीमेंट्स का यूज किया जाता था। अब लाइम स्टोन सीमेंट क्या है, तो उस समय लाइम स्टोन सीमेंट क्या होता था कि मतलब एक खास तरह का सीमेंट था जो कि दीवारों को एक अच्छी मजबूती देता था। ठीक है, इसीलिए लाइम स्टोन सीमेंट का यूज करवाया जाता था। अगला टॉपिक है कि बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यू एंड टैंक्स, मतलब कि बिल्डिंग्स टेम्पल्स मॉस्क्यू और टैंक्स, मतलब कि ये सारी चीज़ें क्यों बनाए जाते थे। अब इस टॉपिक में बताया गया है कि जो राजा जितना ज़्यादा समृद्ध होता था, जिसके पास जितनी ज़्यादा धन होती थी, वो दूसरे राज्यों को या फिर अपने पब्लिक को दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह का भवन का निर्माण करवाते थे, जिससे कि पता लग सके कि कोई राजा, दूसरा राजा उनको देखे और पता कर सके कि ये राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये राजा के पास बहुत ज़्यादा धन है, शानो शौकत है। जिसके द्वारा इन लोगों ने क्या किया है कि ये बहुत अच्छे एक मतलब मंदिर का निर्माण किए हैं, बहुत अच्छे एक मतलब कि घर बनवाए हैं, बहुत अच्छे महल बनवाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते थे कि बहुत बड़े बड़े भवन बनवाए जाते थे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मस्जिदों का भी निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि राजा मतलब अपने आप को एक बाहुबली दिखाने के लिए, बहुत शक्तिशाली दिखाने के लिए, बहुत धनवान दिखाने के लिए क्या करते थे कि अपने राज्यों में बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाते थे, बहुत बड़ी बड़ी महल बनवाते थे। और महल ऐसी बनवाते थे जिसमें कि चारों तरफ से सुरक्षा घिरा हुआ हो, मतलब कि सुरक्षा घिरा हुआ का मतलब है कि पहले एक महल में बाउंड्री खड़ी की जाती थी, और बाउंड्री खड़े होने से पहले उसमें एक खुदाई की जाती थी नदी की तरह से, और उसमें पानी बहवाए जाते थे कि मतलब अगर कोई भी अगर व्यक्ति जो है आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो उस नदी को पार करेगा, और उस नदी को पार करने के बाद उसके मतलब बाउंड्री पे चढ़ेगा। बाउंड्री के चढ़ने तक मतलब कि उनको इन्फॉर्म हो जाएगा कि हमारे महल में कोई ना कोई प्रवेश करना चाहता है, जिससे कि राजा सुरक्षित उनसे युद्ध कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए ये वीडियो हम और भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग इस चैप्टर को क्या है कि इस चैप्टर को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बाद वाले जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, और ये जो चैप्टर है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा और उनके बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, तो हम लोग इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हमेशा की तरह आप लोग क्या कीजिएगा कि नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने का मेरा मतलब ये है कि आप रफ कॉपी में या फिर फेयर कॉपी में जो जो टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उस टॉपिक्स का नाम लिख लेंगे, और नाम लिखने के साथ साथ अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है तो उसको डिफाइन करेंगे अपने से, और उसको नहीं समझ में आया है तो आप ऑडियो को सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, या फिर किताब को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप टोटल टॉपिक्स जो हैं वो आसानी से कवर कर सकते हैं, और इस टॉपिक्स को कवर करने के बाद मतलब आपको कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, और साथ ही मतलब कि हमको ये पता चल सके कि किन लोगों ने ये वीडियो को देखा है। आप लोग अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको रेडी रखिएगा, आपका ग्रुप हमेशा के लिए खुला रहेगा और आप कभी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप खुला होने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसके अलावा और कोई भी चीज़ों को उस समय आप नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप उस समय क्वेश्चन पूछ लेंगे, और जिसको भी समस्या होगी, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको समझाया जाएगा उसी समय। ठीक है, तो आप अपने समय का सही उपयोग कीजिए और समय से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक में, और जो भी समस्या होगा उसको बताइएगा जरूर। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।